Hey everyone, hope you're doing well, and that is a very important topic. Today we will discuss about federalism और सेंटर स्टेट का जो रिलेशन है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या है और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म क्या है। तो ये बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज सेंटर स्टेट में जितने भी डिस्प्यूट्स वगैरह होते हैं उसको लेके हमेशा ही न्यूज़ आती रहती है। और उसके बेसिस पे अगर हम बात करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी लिस्ट है या फिर स्टेट गवर्नमेंट की लिस्ट है और कंकरेंट लिस्ट जो है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो अपनी लिस्ट पे, यूनियन लिस्ट पे वर्क करता है, स्टेट गवर्नमेंट अपनी लिस्ट पे वर्क करता है, और जो कंकरेंट लिस्ट होती है वो सेंटर या स्टेट दोनों में से कोई भी इस पे लॉज बना सकते हैं। बट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे तीन फिनोमेनास होते हैं। एक तो कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और एक कॉम्पिटिटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। एक थर्ड फिनोमेना है जिसमें कंपटीशन के साथ साथ कोऑपरेशन भी होता है, और एक पर्टिकुलर फिनोमेना के थ्रू ही आप कह सकते हो कि डेवलपिंग कंट्रीज डेवलप होती हैं। सो दैट इज़ अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग दैट वी कैन डिस्कस अबाउट फेडरलिज्म, एंड देर आर डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स एज वेल। तो सेपरेशन ऑफ पावर की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो सेपरेशन ऑफ पावर है इंडिया में, हमने कह सकते हो कि ऑस्ट्रेलिया से लिया है, जिसमें लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी तीनों का फंक्शन अलग अलग है। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं फेडरलिज्म में, जिसमें सेंटर और स्टेट दो के अपने अपने फंक्शंस हैं, और उसी के बेसिस पे जो फंक्शंस किए जाते हैं इंडिया में, तो सेंटर अपने फंक्शन या फिर आप कह सकते हैं यूनियन लिस्ट के जो कानून है उस पर काम करता है, स्टेट लिस्ट जो होती है स्टेट उसके ऊपर काम करता है, और जितने भी लॉज वगैरह, लॉ मेकिंग होती है, जितने भी फंक्शंस होते हैं वो उसी के अकॉर्डिंग होते हैं। अगर हम बात करते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, बिकॉज आपने देखा होगा कि कुछ चीज़ें होती हैं या फिर कोई पर्टिकुलर टॉपिक है कि एक जनरल लाइफ में बात करते हैं कि एक काम हमने दो तीन लोगों को दे दिया है, बट जो सेपरेशन ऑफ पावर है वो नहीं है वहाँ पे। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की भी बात आ जाती है कि हाँ, मुझे तो नहीं बोला इसने ये काम करने के लिए, तो शायद ए बंदा कर लेगा, बी सोचेगा कि सी कर लेगा, सी सोचेगा कि ए या बी में से कोई कर लेगा। तो इसी वजह से आप कह सकते हो कि इम्पॉर्टेंस ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर इज लाइक द फिनोमिना विच कैन इट्सेल्फ डेलीगेट द अथॉरिटी के क्या काम किसको करना है, और वो फिर एफिशिएंसी भी उसी के अकॉर्डिंग आ जाती है। जैसे कि सेफ गार्ड अगेंस्ट डिपोटिज्म, बिकॉज किसी भी आप कह सकते हो कि किसी भी काम को डिपोर्ट करने या फिर किसी को प्रोवाइड करना, सो जिससे उसकी अथॉरिटी वगैरह सब बिल्ड हो जाती है। सेफ गार्ड अगेंस्ट डिक्टेटरशिप टेंडेंसीज। तो इसमें क्या होता है कि सपोज करो कि जैसे इंडियन सिस्टम में है, जुडिशरी का एक अलग फंक्शन है, लेजिस्लेचर जो है कानून बनाता है, और जो एग्जीक्यूटिव है उसको लागू कराने का काम करता है। तो इसमें कोई डिक्टेटरशिप नहीं है, बिकॉज लिमिटेशंस है, लिमिटेड गवर्नमेंट है इंडिया में। अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ वी टॉक अबाउट सेफ गार्ड अगेंस्ट आर्बिट्रेरीज, तो जितने भी आर्बिट्रेरी एक्शंस वगैरह हैं उसके अगेंस्ट भी काम करता है कि कोई भी आर्बिट्रेरी एक्शन नहीं ले सकता अगर लेजिस्लेचर ने कोई भी कानून बनाया है तो, और वो अगर जनता के हित में नहीं है। बिकॉज इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ सोशल वेलफेयर के लिए जो गवर्नमेंट काम करती है, सोशलिस्ट कंट्री है, तो लोगों के लिए ही कानून बनाए जाते हैं और उन्हीं के सेफ गार्ड के लिए। सो दैट इज़ आर्बिट्रेरी जो भी एक्शंस है या कोई लॉज नहीं बना सकता, बिकॉज जुडिशरी है रिव्यू करने के लिए। फैसिलिटेट्स अ चेक अपॉन द वर्किंग ऑन ईच ऑफ द ऑर्गन्स। तो एक दूसरे के जो भी फंक्शंस हैं उसको वॉच डॉग की तरह काम करता है। हेल्पिंग मेंटेनिंग एफिशिएंसी इन एडमिनिस्ट्रेशन, तो एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम जो है फंक्शनैलिटीज़ बहुत अच्छे से करे, तो इसके लिए भी सेपरेशन ऑफ पावर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो यहाँ पे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करते हैं, जहाँ पे स्टेट और सेंटर दोनों ही हाथ मिला के काम करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें जो इंडिया आप कह सकते हो कि जो भी पूरा कंट्री है उसका डेवलपमेंट बहुत होलिस्टिकली, और आप कह सकते हो कि हर तरफ से डेवलपमेंट होता है।
अब एक फिनोमिना है, आई जस्ट प्रिपेयर दीज नोट्स एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप ट्राई करना कि अपने हैंड रिटन नोट्स को प्रिपेयर करिएगा डे 1 से ही, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज ये आपको जब लास्ट में आप रिवीजन मोड में रहते हो तो आप कोई भी बुक नहीं पढ़ोगे, बट आपके जो हैंड रिटन नोट्स हैं दैट विल हेल्प यू आउट। तो फेडरलिज्म की अगर हम बात करते हैं, बिकॉज फेडरलिज्म के लिए मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया है, तो जस्ट लाइक मेंशन द डेफिनेशन। फेडरलिज्म इज अ ट्रेडिशनल सेंस इन अ डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन यूनिट्स ऑफ फेडरेशन डिपेंडिंग ऑन द म्यूचुअल इंटीग्रेशन बिटवीन दीज यूनिट्स। जैसे आप बात करते हो कि पर्टिकुलर यूनिट में जो भी, या फिर सेंटर स्टेट में जो सेपरेशन ऑफ पावर है वो अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है। सो फेडरेशन वी गेट टू सी वेरियस फॉर्म्स ऑफ फेडरलिज्म। जैसे कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म की बात करते हैं, इट इन्वॉल्व्स और टाइपिंग बिकम द यूनिट ऑफ फेडरेशन दैट इज ट्राइंग टू compete बिटवीन, सपोज करो कि दो यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, एक एस्पिरेंट ए जिसका नाम राहुल है, एक एस्पिरेंट बी है जिसका नाम सोनल है। तो अब अगर उनमें से कंपटीशन की बात करते हैं तो सपोज करो कि राहुल 4 किताबें लेके आता है पढ़ने के लिए, और जो सोनल है वो देखती है कि राहुल 4 किताबें लेके आ रहा है तो मुझे 5 किताबें लेके आनी चाहिए। थोड़े दिन बाद उसे पता चलता है कि राहुल 10 घंटे पढ़ता है तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं 12 घंटे पढ़ूँगी। उसके बाद उसको पता चलता है सोनल को कि राहुल 15 घंटे पढ़ने लगा है, तो सोनल कोशिश करेगी कि मैं 20 घंटे पढ़ूँगी। उसके बाद कुछ टाइम बाद लगता है कि एक बहुत मोटी बुक लेके आया है 1000 पेज की, तो सोनल बोलेगी कि मैं 2000 पेज की। तो ये कॉम्पिटिटिव अप्रोच डेवलप हो जाती है, बट ये कितना हेल्दी है दैट डिपेंड्स ऑन, बिकॉज इसमें आप अगर ये बात करते हो कि इसमें कितना ज़्यादा ये हेल्पफुल है, दैट डज मैटर्स। तो यही सारी चीज़ों पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि आप किस तरीके से कितनी चीज़ें कर पा रहे हो, दैट इज़ लाइक इम्पॉर्टेंट थिंग। तो ये चीज़ें जो है इतना चीज़ें नहीं जाएंगी कि आप किस तरीके से कंपटीशन की जो भावना है वो एक हेल्दी वे में होनी चाहिए। सो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हाँ मैं बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ तुम बहुत कम कर रहे हो, तो उसमें प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, और चीज़ें उसी के अकॉर्डिंग आप किस तरीके से उसको कंपटीशन को आगे बढ़ा रहे हो, तो वो मैटर करता है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं, कंपटीशन डज नॉट मीन कॉन्फ्लिक्ट, बिकॉज कंपटीशन का मतलब कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है कि आप कंपटीशन कर रहे हो तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करोगे। बिकॉज कॉपरेट क्योंकि कंपटीशन अच्छा है बट हेल्दी वे में अच्छा है। सिमिलरली अगर कॉपरेटिव फेडरलिज्म की बात करते हैं, सपोज एक स्टेट ए है, या फिर आप कह सकते हो कि एक एल्डर ब्रदर है, उसके 3 छोटे भाई बहन हैं, तो अब ये देखना है कि उसका हर किसी से जो रिलेशन है अपने जो भी छोटे भाई बहन से, किसी से बहुत अच्छा होगा, किसी से बहुत नॉर्मल होगा। तो यही चीज़ें होती हैं कि डिवीज़न ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में अगर आप कॉपरेटिव फेडरलिज्म की बात करते हो कि डिवीज़न ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पॉजिटिव वे में होनी चाहिए। जैसे धीरू भाई अंबानी ने मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन किया था, बट दैट वाज डिस्ट्रीब्यूशन रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब यही चीज़ आती है कि उन्होंने किस तरीके से अपनी डिवीजन ऑफ पावर की है। जैसे सिमिलरली यहाँ पे मेंशन किया गया कि इंडिया में सेंटर है इंडिया, उसमें स्टेट्स हैं या स्टेट 1 स्टेट 2, एक दूसरे के बीच में कंपटीशन तो होता ही है, लेकिन एक दूसरे को किस तरीके से सपोर्ट करते हैं वो इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि आपने सुना होगा कि राजस्थान इज डूइंग रियली ग्रेट इन टर्म्स ऑफ टूरिज्म, बट गुजरात उतना अच्छा नहीं कर रहा था। ऑल्दो दे आर नेबरिंग स्टेट्स, बट जो भी टोपोग्राफी वगैरह में भी काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं, बट इसीलिए गुजरात ने कोशिश की कि हमें शायद सीखना चाहिए राजस्थान से कि राजस्थान जो है टूरिज़्म को किस तरीके से
अच्छे से मतलब परफॉर्म कर रहा है, और उसी की वजह से बहुत सारे ऑफिसर्स को गुजरात ने राजस्थान भेजा सीखने के लिए कि हाँ किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन है, किस तरीके से टूरिज़्म को बढ़ावा देना चाहिए अपने देश में, अपने स्टेट में। और इसी तरीके से आपने यू हैव सीन दैट लॉट्स ऑफ एडवर्टीजमेंट ऑल्सो। सो परफॉर्मेंस ऑफ यूनिट, ईच यूनिट लिंक्ड विद ईच अदर, बिकॉज स्टेट है इंडिया में, सारे स्टेट तो अगर ग्रोथ करते हैं तो फिर एंड ऑफ द डे इंडिया की ग्रोथ होती है। सिमिलरली यहाँ पे है मॉडर्न व्यू की अगर हम बात करते हैं, फेडरलिज्म इज दैट इट इज मोर ऑफ अ डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी रेदर देन डिवीजन ऑफ पावर, बिकॉज यहाँ पे डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात हुई है, डिवीजन ऑफ पावर की बात नहीं हुई यहाँ पे। क्योंकि एक दूसरे का कह सकते हो कि हाथ बढ़ा के जब कोई काम किया जाता है तो उसकी जो भी एफिशिएंसी है, या आप कह सकते हो कि एक से भले दो, ये आपने सुना होगा, तो वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई होती है। डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट डज नॉट एन एंड itself, rather it is a way to achieve effective administration and development of India, in which the units of federation must cooperate with each other. तो यहाँ पे मैंने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बहुत ही छोटे छोटे स्टिकी नोट्स में बना रखा है, तो यही मैंने मेंशन किया है कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एक्चुअली क्या है। जो मैंने एग्जांपल दिया आपको, तो मेंस में इस टाइप के एग्जांपल्स को हम कोट कर सकते हैं, बिकॉज ये अगर आपने PT 365 प्रिया मेंस में पढ़ी होगी, लास्ट ईयर की बात है, तो ये एग्जाम्पल दिया गया था। तो इसी से इट जस्ट केम इन माई माइंड एंड दैट्स व्हाट आई हैव मेंशनड हियर कि गुजरात और राजस्थान के जो टूरिज़्म को लेके एक दूसरे पे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म से, और उड़ीसा की भी बात करते हैं, बिकॉज उड़ीसा और जैसे एक एशियन गेम्स की बात करी गई थी तो छत्तीसगढ़ को डेलीगेट किया गया था, बट छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं, हमसे नहीं हो पाएगा और ये आप किसी और से करा लीजिए। देन ओडिशा हैज़ टेकन दैट अपॉर्चुनिटी एंड दे परफॉर्म्ड रियली वेरी वेल, बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज किया, और उसके बाद से स्टेट आप कह सकते हो कि स्पोर्ट स्टेट के नाम से भी उड़ीसा को जाना जाने लगा कि हाँ उन्होंने इतने कम टाइम में इतना अच्छे से ऑर्गेनाइज किया, और भुवनेश्वर में ये इवेंट हुआ था। तो आप अगर आप करंट अफेयर को देखते होंगे तो ये चीज़ आपको पता चल जाएगी। उसके बाद अगर आप बात करते हैं फेडरलिज्म की, डिवीजन ऑफ पावर सेंटर एंड स्टेट में मैंने मेंशन किया है, कंपटीशन प्लस कोऑपरेटिव इज इक्वल टू कॉम्पिटिटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, एंड यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन है जो कि कॉम्पिटिटिव में स्टेट 1 स्टेट 2 एक दूसरे से compete करते हैं, और कॉपरेशन में एक दूसरे का साथ देने की कोशिश करते हैं। सिमिलरली आई हैव मेंशन हियर इट इज़ क्वाइट विजिबल, तो आप अगर ठीक से देखोगे तो शो हो रहा है, ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की डेफिनेशन दी गई है। सो फेडरलिज्म मीन्स इट इन्वॉल्व्स इंडिपेंडेंस एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन द यूनिट ऑफ फेडरेशन। जैसे यूनिट S1 स्टेट 1 स्टेट 2 इसकी यूनिट हो गई हैं, और एक दूसरे को जब ये किसी भी चीज़ की एक्सपर्टीज़ के लिए एक दूसरे का साथ देते हैं, दैट इज़ like the unit of federation, they are helping each other. So center and state or among the states to achieve a common goal, because उनका गोल तो कॉमन ही होगा अगर इंडिया के स्टेट्स है तो, बिकॉज एंड ऑफ द डे इंडिया का डेवलपमेंट होगा अगर कोई भी स्टेट ग्रो कर रहा है, चाहे वो बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, उड़ीसा, झारखंड, केरला का, जिससे एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है हमेशा से ही। और अगर आप मीन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में भी काफ़ी अच्छी रैंक तमिलनाडु ने, केरला ने अचीव की है, और पंजाब ने भी। तो ये सारी चीज़ें कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एग्जाम्पल हैं, एक दूसरे से क्या चीज़ें सीख रहे हैं। उसके अलावा दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट की बात करते हैं, तो दैट इज़ लेजिस्लेटिव मैकेनिज्म, आई मीन कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट टू अचीव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में ये सारी चीज़ें आएंगी। इसका एक डिटेल मैंने आपको इसमें मेंशन किया है। लेजिस्लेटिव मैकेनिज्म एंड कंसल्टेटिव मैकेनिज्म, एडजुडिकेटरी मैकेनिज्म, फिजिकल मैकेनिज्म, एंड उसके अलावा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये चार्ट मैंने आगे बहुत डिटेल में मेंशन किया गया है। तो व्हाट इज़ लेजिस्लेटिव मैकेनिज्म, दैट इज़ अंडर आर्टिकल 252 में आता है, पार्लियामेंट कैन मेक द लॉ एंड इनेक्ट द लॉ फॉर 2 और मोर देन 2 स्टेट्स। सपोज करो कि 2 स्टेट बोलते हैं कि आप हमारे लिए कानून बना दीजिए, तो पार्लियामेंट क्या करेगा कि उन दोनों के कंसेंट से कोई भी, जैसे कंकरेंट लिस्ट का भी कोई भी
लिस्ट में कोई भी टॉपिक हो उस पर कानून बना सकता है। तो इसी में भी सेम चीज़ है कि कॉपरेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स और कॉपरेशन बिटवीन टू स्टेट्स। सो स्टेट डजेंट स्ट्रेंथन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। सो इसकी वजह से क्या होता है, स्टेट के बीच में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म डेवलप हो जाता है जब दोनों का कंसेंट मिलता है किसी भी लॉ मेकिंग के लिए। अब कंसल्टेटिव मैकेनिज्म की बात करते हैं तो 1990 में बना था ये कंसल्टेटिव मैकेनिज्म में, दैट इज़ अंडर आर्टिकल 263 टू अचीव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो प्रेसिडेंट क्या करते हैं कि प्रेसिडेंट कुड एनी टाइम कंसल्ट इंटर स्टेट काउंसिल टू ब्रिंग अबाउट अ कोऑपरेटिव एटमॉस्फेयर in solving the common problems faced by the unit of federation. Such as interstate council can be assigned with the task to inquire into how it can be solved. जैसे कोई भी प्रॉब्लम है, सपोज करो कि सीधे हम बात कर सकते हो, आपने सुना होगा कि सेंटर स्टेट रिलेशन या फिर एक स्टेट से दूसरे स्टेट का वाटर डिस्प्यूट वगैरह हो रहा है। तो इस तरीके के जो भी एग्जांपल्स हैं आप यहाँ पे कोट कर सकते हो। जैसे कंसल्टेटिव मैकेनिज्म में भी एजुकेशन पॉलिसी को लेके है, और उसके अलावा it is the task to assign, inquire, advise upon the dispute which may have organized between center and state। का जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए जो भी ट्रिब्यूनल वगैरह बनाई जाती है उसके अंडर 263। तो 263 को आप लक्ष्मीकांत से डिटेल में जाके देख सकते हो, बट ये पॉइंटर्स बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एंड आई थिंक यू शुड वॉच दिस टिल द एंड एंड क्रिएट योर ओन नोट्स। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टू इन्वेस्टिगेट एंड डिस्कस द सब्जेक्ट इन विच यूनियन और स्टेट हैव कॉमन इंटरेस्ट, जैसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लेके बात करते हैं हम। उसके अलावा टू मेक रिकमेंडेशन फॉर बेटर कोऑर्डिनेशन ऑफ पॉलिसीज रिलेटेड टू सब्जेक्ट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, जैसे एजुकेशन है, हेल्थ को लेके है, या उसके अलावा आप फॉरेस्ट वगैरह को लेके भी बात कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आती हैं। उसके अलावा प्राइम मिनिस्टर इज़ एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल, जो काउंसिल प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन पे है, विच ऑल्सो हैज़ एटलीस्ट 6 यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स। ये क्वेश्चन प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि कितने कैबिनेट में कितने मेंबर्स होते हैं, आई मीन इस काउंसिल में कितने मेंबर की बॉडी होती है, जिसमें कि प्राइम मिनिस्टर एक्स उसके चेयरमैन होते हैं और 6 एटलीस्ट कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, एंड द चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल द स्टेट्स। और जिसमें यूटीज़ हैं, जैसे दिल्ली है और पुडुचेरी है, उसमें चीफ मिनिस्टर्स हैं, तो वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। साल में 2 बार कम से कम मीटिंग साल में 2 बार होनी चाहिए। और जैसे वाटर डिस्प्यूट मैंने मेंशन किया है तो वो हो सकता है इसमें। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं, ये मैंने यहाँ पे अच्छे से चार्ट को मेंशन किया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट टू अचीव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, जिसमें ये सारे 8 या इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, बट लेजिस्लेटिव मैकेनिज्म अंडर 252 आर्टिकल, कंसल्टेटिव मैकेनिज्म 263 में आ जाता है। और उसके अलावा एडजुडिकेशन मैकेनिज्म में आर्टिकल 262, and apart from this delegatory mechanism 258, fiscal mechanism article 280, cooperative mechanism in the matter of trade and commerce article 301 से 307 तक आता है इसमें। और IAS IPS सर्विसेज जो कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को इंक्रीज करता है, बिकॉज जब IAS का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट द्वारा किया जाता है, बट इट इज़ द डेलीगेशन की सारे स्टेट्स को डेलीगेट किए जाते हैं IAS ऑफिसर्स, और उसके बाद जो भी पूरा एग्जीक्यूटिव मैकेनिज्म है तो ये उनके द्वारा लीड की जाती है। कॉपरेशन आप बात कर सकते हैं कि इन एरिया ऑफ एक्ट्स एंड रिकॉर्ड्स, जैसे आपने देखा होगा कि मैरिज सर्टिफिकेट अगर एक स्टेट में बनता है तो सारे स्टेट्स में वो मान्य होता है। सिमिलरली आपकी एजुकेशन डिग्रीज़ हैं, आपने BSc किया या BA किया या फिर MBBS किया, कुछ भी है तो वो हर स्टेट मानता है, तो यही इसका एग्जाम्पल है। अपार्ट फ्रॉम दिस इसकी जो डिटेलिंग है, लेट मी शो यू द डिटेल ऑल्सो। So that comes here, just give me a minute. So
एडजुकेशन मैकेनिज्म की अगर हम बात करते हैं, इट कम्स अंडर 263। पार्लियामेंट जो लॉ बनाती है, जो डिटरमाइन करती है इस मैकेनिज्म को, सेटलमेंट जो भी डिस्प्यूट्स वगैरह होते हैं या कंट्रोल करना ऑफ द वाटर डिस्प्यूट किसी भी स्टेट या रिवर वाटर की, क्योंकि बहुत बार आता है जैसे कर्नाटक और हैदराबाद में हमेशा से डिस्प्यूट रहता है पानी को लेके, कावेरी नदी के लिए, और ये लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। और उसके अलावा अगर हम बात करते हैं इंटर स्टेट रिवर्स, दिस पार्लियामेंट हैज़ यूज द पावर टू पास इंटर स्टेट रिवर बॉर्डर एक्ट 1956 में पास किया था। और इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट एक्ट 1956 के अंडर पार्लियामेंट टेक द पावर ऑफ यूनियन गवर्नमेंट टू फॉर्म स्पेसिफिक ट्रिब्यूनल्स टू एडजुडिकेट ऑन इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट, ताकि ये एक दूसरे से इस तरीके से लड़ाई ना करें या फिर जो भी डिस्प्यूट है वो ना हो, और अच्छे से हार्मोनी मेंटेन हो स्टेट्स के बीच में। तो इसी वजह से ये आप कह सकते हैं कि ट्रिब्यूनल्स का फॉर्मेशन हुआ। डेलीगेटरी मैकेनिज्म की बात करते हैं, तो डेलीगेटरी मैकेनिज्म में सपोज सेंटर स्टेट से बोलता है कि ये काम मेरे पास रिसोर्सेज या किसी भी आप कह सकते हैं फंड या अभी किसी चीज़ की कमी है, तो स्टेट को डेलीगेट करता है कि ये काम आप देख लीजिए फॉर द टाइम बीइंग, एंड you can टेक दिस चार्ज। जैसे आपने सुना होगा पोर्ट्स के लिए, आप पोर्ट मेंटेनेंस की बात करते हैं, जैसे उड़ीसा में पारादीप है और उसके बाद हल्दिया पोर्ट है, तो ये सारी चीज़ें कि आप इसको मेंटेन कर सकते हो, तो ये सारी चीज़ें आती कि सेंटर अपने जो भी सेंटर जितनी भी आप कह सकते हो कि कुछ अथॉरिटी या फिर कुछ जो भी अपने फंक्शंस हैं वो स्टेट को डेलीगेट कर दे। सिमिलरली स्टेट भी सेंटर से रिक्वेस्ट कर सकता है कुछ मैटर को लेके कि आप हमारी हेल्प कर दीजिए, ये अभी हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है, तो यू कैन हैंडल दैट। सो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया with the prior concern of the governor of states can delegate some of the executive functions of the union to the states, तो यही लाइन में मेंशन किया गया। सिमिलरली अंडर आर्टिकल 258A, गवर्नर ऑफ अ स्टेट विद द प्रायर कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट कैन डेलीगेट टू द यूनियन सम ऑफ द एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ द स्टेट, तो ये एक दूसरे में इंटरचेंज किए जा सकते हैं। फिस्कल मैकेनिज्म की अगर हम बात करते हैं, आर्टिकल 280 में है, और फिस्कल मैकेनिज्म में कमीशन ऑफ इंडिया और इसमें सेंटर और स्टेट्स में मेन चीज़ होती है कि डिवीजन ऑफ फंड्स, या फिर आप कर सकते हो मॉनिटरी डिवीजन आता है मेनली इसमें, बिकॉज पहले क्या होता था कि सेंटर 32% देता था स्टेट्स को, लेकिन इसको बढ़ा के 42% कर दिया है जो कि स्टेट्स को फंड दिया जाता है, बिकॉज ये आर्टिकल 280 मेंशन करता है कि जो सेंटर है वो स्टेट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएगा और उसे फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। अगर हम बात करते हैं फाइनेंशियल मैकेनिज्म की, तो फाइनेंशियल मैकेनिज्म टू अचीव कॉपरेशन, सेंटर प्रोवाइड ग्रांट्स, और जैसे ग्रांट्स या एड प्रोवाइड की जाती है स्टेट्स को, तो सेंटर प्रोवाइड करता है टू इंश्योर डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज़, जैसे बिहार के लिए फंड ज़्यादा दिया जाता है, नॉर्थ ईस्ट के कुछ रीजन के लिए भी फंड दिया जाता है, या फिर जो स्टेट होता है वो 90% एक्सपेंस बियर करता है और बाकी 10% कहीं पे 60-40 का रेशो होता है एक्सपेंसेस बियर करने का। तो ये सारी चीज़ें आप कह सकते हो कि जैसे बड़ा भाई छोटे भाई का ध्यान रखता है, सिमिलरली सेंटर टेक केयर ऑफ द स्टेट्स। एंड फिस्कल मैकेनिज्म आर्टिकल 280 में आता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट्स फाइनेंशियल कमीशन ऑफ इंडिया टू मेक रिकमेंडेशंस एज ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेंटर रेवेन्यूज बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट्स, कॉपरेशन इन एरिया ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, तो एक दूसरे के बीच में जो भी सामंजस्य है उसको बिठाने की कोशिश की जाती है अंडर आर्टिकल 301 to 307। तो ये आर्टिकल आपको इस तरीके से जब आप लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे तो ये आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। काफ़ी लेंथी चैप्टर था, बट आई एम जस्ट गोइंग टू कंप्लीट विद इन हाफ एन आवर ओनली, एंड दैट इज सच अ गुड थिंग, बिकॉज आपको टाइम मिनिमाइज करना है कि टाइम कितने कम टाइम में आप कोर्स को कवर करते हो, और उसके बाद अपना जो कोर्स कवर किया है आपने उसको रिवाइज कितनी बार कर रहे हो, तो दैट डज रियली मैटर्स।
तो यहाँ पे भी सेम चीज़ मेंशन की गई है, वही मैंने मेंशन किया कि सेंटर स्टेट बाय मैटर ऑफ इम्पोजिंग रेस्ट्रिक्शंस ऑन द मूविंग ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, या जैसे आपने टैक्स वगैरह की बात करी है कि सेंटर और स्टेट्स के जो टैक्सेस हैं दोनों अलग अलग हैं, वो कलेक्ट किए जाते हैं। तो ये ही इसमें है। आप 301 to 307 एक बार डिटेल में देख सकते हो, बिकॉज यहाँ पे जो फेडरलिज्म को लेके जो पॉइंट्स हैं या फिर जो आंसर बनेगा उसमें आप बहुत ज़्यादा इसकी डिटेल में नहीं लिख सकते हो। जो चीज़ें पॉइंट है फेडरलिज्म को लेके वो मैंने यहाँ पे मेंशन की है कि कॉम्पिटिटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में कौन कौन से एरियाज है जो कवर किए जाते हैं। सिमिलरली दैट्स व्हाई एवरी आर्टिकल आई हैव मेंशन्ड हियर, जो भी चार्ट वगैरह है। तो ऑल इंडिया सर्विसेज की बात करते हैं, आईएएस, आईएफएस, आईपीएस वगैरह। तो ये सारी चीज़ें हैं कि जो भी अपॉइंटमेंट होते हैं और हर स्टेट का जो काडर जो आईएएस आईपीएस होते हैं उनको डेलीगेट किया जाता है स्टेट्स को, और उनके काडर्स में डिवाइड किया जाता है। सिमिलरली कोऑपरेटिव इन एरिया ऑफ एक्ट्स एंड रिकॉर्ड्स, तो जैसे मैंने मेंशन किया है कि आपका मैरिज सर्टिफिकेट है ऑल ओवर इंडिया, हर जगह पे हर स्टेट उसको एक्सेप्ट करेगा। सिमिलरली आपकी जो भी एजुकेशनल डिग्रीज़ है उसको भी हर स्टेट एक्सेप्ट करेगा। उसके अलावा वो जो लास्ट टॉपिक था तो उसमें फेडरलिज्म के बारे में बात की गई थी और जो भी कॉन्स्टिट्यूशनली चीज़ें हैं। बट नाउ देर आर सम एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म जो कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देती है, या फिर उसका एग्जाम्पल है कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इसके द्वारा बढ़ता है। जैसे नीति आयोग है, पहले क्या होता था, प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके नीति आयोग बनाया गया 2014 में मोदी गवर्नमेंट के द्वारा, या फिर आप कह सकते हो बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा। तो उसमें आप सेंटर और स्टेट को लेके नीति आयोग का एक कॉमन गोल है कि सेंटर और स्टेट का एक कॉमन गोल है जो कि इंडिया के डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। उसके अलावा अगर आपने सुना होगा जोनल काउंसिल्स हैं, जैसे यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। नॉर्थ के लिए अलग काउंसिल है, साउथ के लिए, या फिर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए, और उसके अलावा साउथ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए। तो ये सारा है, ये जो है वेस्टर्न स्टेट्स के लिए, ईस्ट के लिए, ये नॉर्थ के लिए, साउथ के लिए, और ये वाला सेंटर के लिए। तो ये अलग अलग डिवाइडेड हैं। उसके अलावा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए एक अलग काउंसिल डेवलप की गई थी, तो उसकी डिटेलिंग हम पढ़ेंगे। उसके अलावा जैसे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, तो हर यूनिवर्सिटी जो है उसमें जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं तो दे आर एक्सेप्टेड बाय ऑल द स्टेट्स, जो भी सर्विसेज वगैरह के लिए होता है। उसके अलावा सेंट्रल फोर्सेस की बात करो, आर्मी की, जहाँ पे पुलिस का चीज़ें नहीं कंट्रोल में रहती हैं तो फिर आर्मी को बुलाया जाता है, और सेंटर स्टेट रिलेशन को मेंटेन करता है ये भी। सेंट्रल काउंसिल हेल्थ के लिए भी अगर बात करते हैं, जैसे कोविड की सिचुएशन में, तो ऐसा नहीं था कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर लोग पेशेंट जा रहे हैं तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ऐसा नहीं था। सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल गवर्नेंस की अगर हम बात करते हैं, ये भी है। ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट काउंसिल की, जैसे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसपोर्टेशन वगैरह प्रोवाइड करता है, तो दिस इज़ अनदर थिंग। तो ये आप कह सकते हो कि एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म है जो कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देता है। सो इसकी डिटेलिंग पढ़ते हैं। जैसे जोनल काउंसिल की बात करते हैं, तो जोनल काउंसिल अंडर द स्टेट ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1955 में आया था। स्टार्टिंग में 5 जोनल काउंसिल्स थी, जैसे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ एंड सेंट्रल। उसके अलावा 1972 में, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, तो प्री में भी इस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं। तो 1972 में नॉर्थ ईस्ट जोनल काउंसिल बना था। 1972 अ सेपरेट काउंसिल वॉज क्रिएटेड फॉर द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, एंड एवरी जोनल काउंसिल हैज़ यूनियन Home Minister as the ex officio chairperson of the zonal council, and it also includes chief ministers of the states of the and union territories, जो कि दिल्ली एंड पुडुचेरी हैं, या फिर जो भी यूटीज़ बनती है जहाँ पे चीफ मिनिस्टर्स होंगे, एडमिनिस्ट्रेशन डिफरेंट होगा। अगर प्राइमरी फंक्शन की बात करते हैं जोनल काउंसिल की, तो प्राइमरी फंक्शन ऑफ जोनल काउंसिल
are to discuss about the coordinated development of zones, जैसे development of common transportation link, and try to find out a solution related to the boundary और linguistic issues जो भी हों. जैसे कि आपने देखा होगा बेलगाम जो एरिया है, या आप कह सकते हो कि सिटी है, तो कर्नाटका बोलता है कि ये मेरे अंडर आएगा, महाराष्ट्र बोलता है कि मेरे अंडर आएगा. तो इस टाइप के जो भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का आप कह सकते हो कि मीडियम है. उसके अलावा नीति आयोग की बात करते हैं. नीति आयोग रिप्लेसिंग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म विद कॉम्पिटिटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, जहाँ पे क्या होता है, आपने देखा होगा कि एसडीजी इंडेक्सेस आते हैं नीति आयोग जो देता है, तो उसमें क्या होता है कि कंपटीशन के साथ साथ कॉपरेशन भी है. एक स्टेट दूसरे स्टेट को हेल्प कर रहा है. जैसे टूरिज्म के सेक्टर में कहीं कहीं पे मिनरल एक्सकेवेशन वगैरह ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे किस तरीके से एक स्टेट अपनी इकोनॉमिक कंडीशन को अच्छा कर सकता है, या फिर जैसे टूरिज़्म एक स्टेट में बहुत अच्छा है तो दूसरा स्टेट उसको कैसे कंप्लीट कर सकता है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो वही चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई हैं. एंड एसिमेट्रिक फेडरलिज्म फेडरेशन की बात करते हैं. जैसे इसमें अगर हम बात करते हैं एसिमेट्रिक में, कि सपोज़ करो कि एक मैंने एग्जांपल दिया था कि एक बड़ा भाई है, उसके अपने सिबलिंग से ज़रूरी नहीं है कि सिबलिंग जो भी उसके छोटे भाई बहन हैं सबके साथ एक जैसी ट्विनिंग हो. तो सिमिलरली यहाँ पे भी सेंटर के साथ होता है कि सेंटर हर स्टेट को एक जैसा ट्रीट इसलिए नहीं करता बिकॉज कुछ स्टेट से, जैसे बिहार की बात करते हैं, तो वहाँ पे बिकॉज डेवलपमेंट काफ़ी कम है, या फिर आप बैकवर्ड कह सकते हो, तो वहाँ पे फ़ंड की ज़्यादा ज़रूरत होती है. यूपी में पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है तो यहाँ पे फ़ंड की ज़रूरत ज़्यादा होती है. पंजाब इकोनॉमिकली अच्छा है तो उसके लिए फ़ंड उस तरीके से इतना रिक्वायर्ड नहीं होता. though that is I have mentioned that do not have same type of behavior or relationship with different states. तो वही चीज़ का एग्जाम्पल है यहाँ पे. और जैसे आप बात करते हो कि लोकसभा और राज्यसभा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स इन इंडियन पार्लियामेंट, तो ये भी इसी का ही एग्जाम्पल है कि सपोज जैसे इंडिया यूपी की 81 सीट्स हैं और गोवा की समथिंग अराउंड 40 में है. तो वो चीज़ें एसिमेट्रिक फेडरलिज्म के बारे में जस्ट 2 लाइनें हैं, तो वो आप मेंशन करिएगा. इट इन्वॉल्व्स नो uniformity of chemistry between center and the other units of federation. That is what we see a different state and treatment given to the different unit of federation, and this is very much required in Indian, considering the fact that the demands and realities of various states and India are hugely आप कह सकते हो कि ग्रॉसली डिफरेंट. बिकॉज इंडिया में क्या होता है कि इंडियन फेडरल सिस्टम जो है डिफरेंट है. जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंडिया में, सेंटर की जो सेंटर स्टेट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो भी मनी का डिस्ट्रीब्यूशन है, आप कह सकते हो कि क्योंकि सेंटर एक अलग टाइप का अलग टैक्स कलेक्ट करता है, स्टेट अलग टैक्स कलेक्ट करता है. बट जो भी स्टेट के जो टैक्स है वो काफ़ी लिमिटेड है, इसीलिए स्टेट को सेंटर के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है मनी इनपुट्स के लिए. और इसीलिए आप कहते हो कि फिजिकल फेडरलिज्म इज द डिवीजन ऑफ फाइनेंशियल पावर बिटवीन यूनिट ऑफ फेडरेशन. सेंटर हैज़ डिफरेंट टैक्सेस टू कलेक्ट एंड स्टेट हैव देयर ओन रिसोर्सेज. एंड इंडिया स्टेट regularly largely dependent upon center and meeting their financial needs, and therefore fiscal federalism in India is more towards center as or is weak. तो ये जो चैप्टर था फेडरलिज्म को लेके, इसमें आप कुछ फिगर्स और ऐड कर सकते हो. सो ओवरऑल आई होप आई एम एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस एंड इट्स मोर क्लियर टू यू. दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो क्लियर दैट. एंड जो भी डाउट्स हैं आप मुझे पिंग कर सकते हो अगर कुछ भी डाउट लगता है. और आपको अगर कुछ भी चीज़ें क्लियर नहीं हो रही हैं तो आप मुझे पिंग कर सकते हो कि कौन से और टॉपिक्स हैं ऑन विच आई कैन हेल्प यू आउट. Please share and subscribe the channel for more videos, and share with your friends as well so that they can take the benefit of it. Thank you so much. Bye bye.